गुड मॉर्निंग। आज अपन राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की यहाँ अपन तीन विधियों का अध्ययन करेंगे। अर्थात राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियाँ हैं। पहली उत्पादन विधि, प्रोडक्ट मेथड, या मूल्य वृद्धिता विधि, वैल्यू एडेड मेथड। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धिता विधि पहली यह है। दूसरी है आय विधि, इनकम मेथड। और तीसरी है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। और इनमें सबसे पहले अपन उत्पादन विधि का या मूल्य वृद्धिता विधि का अध्ययन करेंगे। उत्पादन विधि, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के दौरान हुए उत्पादन के योग के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यहाँ दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोहरी गणना से तात्पर्य है कि उत्पादन की दो या दो से अधिक बार गणना कर देने से राष्ट्रीय आय का सही मापन नहीं होता है। यानी कि देखिए, सबसे पहली विधि उत्पादन विधि है। इसमें क्या किया जाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान उत्पादित जो भी उत्पादन हुआ है उसका योग करके अपन राष्ट्रीय की गणना करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोहरी गणना की समस्या का मतलब ये हो गया कि दोहरी गणना से तात्पर्य कि उत्पादन की दो या दो से अधिक बार गणना कर देने से राष्ट्रीय आय का सही आंकलन नहीं हो पाता है, सही मापन नहीं हो पाता है। इस समस्या के निदान के लिए दो विधियां उपलब्ध है। पहली विधि है अंतिम उत्पाद विधि। इस विधि में केवल अंतिम उपभोग के लिए उत्पादित वस्तु को जोड़ा जाता है। यानी ब्रेड के उत्पादन में प्रयुक्त आटा, आटे के उत्पादन में प्रयुक्त गेहूं आदि की गणना न करके केवल ब्रेड की अंतिम उत्पाद ब्रेड की गणना की जाती है। यह है अंतिम उत्पाद विधि। यानी कि ब्रेड के निर्माण में गेहूं और आटा का जो प्रयोग किया जाता है, तो गेहूं और आटे की गणना न करके केवल अंतिम उत्पाद ब्रेड की गणना की जाती है। इसी में है मूल्य वृद्धिता विधि। दूसरी क्या है कि इस समस्या के निदान के लिए दूसरी जो विधि है मूल्य वृद्धिता विधि है, वैल्यू एडेड मेथड है। इस विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को कई क्षेत्रों में विभाजित करके प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जोड़े गए मूल्य की गणना की जाती है। यानी कि देखिए, इसमें इस विधि में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को कई क्षेत्रों में बांट लेते हैं और बांटने के बाद प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जोड़ा गया जो मूल्य है उसकी गणना की जाती है। अर्थात प्रत्येक उत्पादक इकाई के द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य, नेट वैल्यू एडेड, ज्ञात करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? वैल्यू एडेड निकालते हैं वस्तु की बिक्री का मूल्य और वस्तु के उत्पादन पर होने वाले व्यय, दोनों का अंतर वैल्यू एडेड होता है। अब इसको अपन यानी कि एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक तालिका बनाते हैं और इस तालिका में यानी कि फर्स्ट कॉलम पे उत्पादक का नाम, दूसरे कॉलम में उत्पादन की अवस्था, तीसरे कॉलम में प्रयुक्त मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य, चौथे कॉलम में उत्पादन का मूल्य, और पांचवा और लास्ट जो कॉलम उसमें है वैल्यू एडेड यानी कि जोड़ा गया मूल्य। ऐसे ये पांच कॉलम की एक तालिका बनाई गई है। सबसे पहले क्या होता है, और इस तालिका में उत्पादक के जो नाम है इसमें किसान, मिल मालिक, बेकरी मालिक, विक्रेता, ये हैं। यानी कि सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे ब्रेड को लेते हैं तो ब्रेड के उत्पादन में सबसे पहले गेहूं आता है। तो गेहूं का जो उत्पादन है वो कौन करता है? किसान करता है। तो किसान उत्पादक का नाम हो गया, उत्पादन की अवस्था गेहूं है। किसान गेहूं का उत्पादन करता है और गेहूं का उत्पादन करने के बाद ये मील जो मालिक होता है वो गेहूं को खरीदता है और उसका आटा बनाता है। और गेहूं यानी कि किसान, मान लीजिए कि गेहूं के उत्पादन में जो मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं, जैसे पानी का खर्चा है, लाइट,
खाद आदि को यहाँ पर अपन जीरो मान करके चलते हैं। और यहाँ जो गेहूँ है उसका मूल्य ही शामिल करेंगे। गेहूँ का जो मूल्य है किसान यानी कि 500 रुपये लेता है, और यहाँ उत्पादन का मूल्य हुआ 500 रुपये और जोड़ा गया मूल्य भी 500 रुपये है। अब किसान ने गेहूँ 500 रुपये में बेचा किसको? मिल मालिक को। अब मिल मालिक ने गेहूँ खरीदा किसान से 500 रुपये में, और मिल मालिक क्या करता है कि उसका आटा बनाता है, और आटा बना करके वो 700 रुपये में बेचता है। यहाँ देखिए जोड़ा गया मूल्य 700 माइनस 500 यानी कि 200, जोड़ा गया मूल्य यहाँ 200 है। और अब मिल मालिक आटा 200 रुपये में बेचता है बेकरी मालिक को, और बेकरी 700 रुपये का आटा खरीद करके ब्रेड का निर्माण करता है, और ब्रेड का निर्माण करने के बाद में वो यानी कि विक्रेता को यानी कि किसी दुकानदार को वो 900 रुपये में बेचता है। और यहाँ जोड़ा गया मूल्य 900 माइनस 700 इक्वल टू 200 रुपये, यानी कि वैल्यू एडिड कितनी है यहाँ? 200 रुपये है। और फिर बेकरी मालिक ब्रेड बना करके 900 रुपये की ब्रेड है वो किसी दुकानदार को बेचता है, और दुकानदार उसका विक्रय करता है किसी उपभोक्ता को, वो उपभोक्ता को बेचता है। यानी कि 900 रुपये में वो खरीदा ब्रेड, और उपभोक्ता को वो 1000 रुपये में बेचता है। इसलिए 1000 माइनस 900 यानी कि 100 रुपये वैल्यू एडेड है, जोड़ा गया मूल्य है। अब यदि अंतिम जो उत्पाद है जो उपभोक्ता के पास पहुँचती है ब्रेड, और उपभोक्ता उस ब्रेड को 1000 रुपये में खरीदता है, यानी कि अंतिम जो मूल्य है अंतिम उत्पाद का जो मूल्य है वो ब्रेड का 1000 रुपये है। और यहाँ जोड़ा गया जो मूल्य वैल्यू एडेड है वो भी यानी कि 1000 रुपये आते हैं। अतः दोनों विधियों से, चाहे अंतिम उत्पाद विधि से और चाहे मूल्य वर्धितता वैल्यू एडेड मेथड, दोनों से आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो सेम रिजल्ट प्राप्त होंगे। तालिका से स्पष्ट होता है कि अंतिम उत्पाद ब्रेड का मूल्य 1000 रुपये है, तथा जोड़े गए मूल्य वैल्यू एडेड का योग भी 1000 रुपये है। अतः दोनों विधियों से समान निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा यानी कि द्वारा जोड़े गए मूल्य यानी वैल्यू एडेड के योग को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में यानी कि अपन को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में एनएफआईए जोड़ देंगे ताकि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी, और ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आय विधि। दूसरी है आय विधि। उत्पादन के विभिन्न साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में उनके योगदान के बदले मिलने वाले प्रतिफल के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि देखिए आय विधि के अंतर्गत क्या होता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में उनके भुगतान के बदले मिलने वाले प्रतिफल के योग को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? यहाँ अपन लेते हैं उत्पादन का साधन सबसे पहले भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमी। अब देखिए भूमि, भूमि से प्रतिफल जो प्राप्त होगा, भूमि से देखिए पहला होगा लगान, कृषि और आवासीय भूमि पर लगान लगाया जाता है। दूसरा है रॉयल्टी, वन खानों के उपयोग से मिलने वाली रॉयल्टी, यानी कि भूमि पर लगान की प्राप्ति होगी, रॉयल्टी की प्राप्ति होगी। दूसरा जो साधन है श्रम, श्रम को मजदूरी दी जाती है, मजदूरी प्राप्त होती है, वेतन मिलता है। और तीसरा है पूंजी, पूंजी पर ब्याज मिलता है। और चौथा है उद्यमी, उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। अब इन सब जो साधन दे रखे हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इन साधनों को प्राप्त होने वाला जो प्रतिफल है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा। जैसे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा? मजदूरी प्लस वेतन प्लस सामाजिक सुरक्षा के लिए भुगतान, एसएससी प्लस रॉयल्टी प्लस लगान प्लस व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज प्लस लाभ प्लस नियोक्ता व स्वयं नियोक्ता की आय। इन सब का अगर योग करेंगे
तो आय विधि के अंतर्गत इन सब का योग करने पर हमें एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होती है, और इस एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट को एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में एनएफआईए विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय जोड़ने पर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होती है, और यही एनआई राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कि देश की घरेलू सीमाओं में, अर्थात देश की घरेलू सीमाओं में स्थित उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के बदले मिलने वाले भुगतान के योग को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसमें एनएफआई जोड़ने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है।